देखिए 9th क्लास की केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन सुना है? इलेक्ट्रॉन होता क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं कि दुनिया का नॉन लिविंग थिंग की अगर बात करते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है उसमें? क्या होता है? एटम होता है। अब अगर एटम की बात करता हूं तो एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे तीन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एटम के ओवरऑल मिलाकर कितने पार्ट होते हैं? एटम को जो हम स्टडी करते हैं तो एटम के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक पार्ट बना लूं तो ये क्या हो जाएगा? इसका न्यूक्लियस। ठीक है। अगर न्यूक्लियस के अंदर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं? इन तीनों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बाहर पाए जाते हैं? सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। उसके बाद सेकंड डिस्कवरी की तरफ गए थे हम, जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक और मॉडल दिया था जिससे किसका डिटेक्शन हुआ था? न्यूक्लियस का और प्रोटॉन का। ठीक है। उसी के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बोर, नील बोर। क्या नाम था? नील बोर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी शेल के अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन पाए कहां पर जाते हैं? शेल के अंदर, यानी न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। ये बात कंफर्म है? अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों ने चार्ज देखा होगा, चार्ज का मतलब होता क्या है? व्हाट इज अ चार्ज? किसी एटम में या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम जी, अगर कोई एटम चार्ज एक्सपीरियंस करता है तो या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, या तो ज्यादा है या कम है। जी। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो? नहीं, ये नहीं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे एक एटम की बात करता हूं और वो एटम है सोडियम का। किसका? सोडियम माने Na। और इसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पर। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। उसके बाद पहला शेल, दूसरा शेल, ये 3 शेल बना दिए। तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इस वाले में और इसका एटॉमिक नंबर होता कितना है? अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है? 11 होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब पता है आपको क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 अपना अगर किसी एलिमेंट का बोला है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और उनकी वैल्यू कितनी है? यानी इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने कितने रखे हैं? एक और रह गया, तो एक और मैं यहां रख देता हूं। ठीक है। तो आपके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? एक। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा तो क्या आएगा? वो आएगा 2, 8, 1। अब लास्ट शेल की अगर बात करी जाए ऑब्जर्वेशन की, तो लास्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1। एटम के अंदर एक एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी ये होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्टेबल। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं यहां पर बिठा दूं और एक रो में 4 लोग बिठा दूं, ठीक है। अब जो चौथा वाला इंसान है, या तो लास्ट वाला या इधर वाला लास्ट मान लीजिए, मैं जैसे यहां बिठा हूं इस वाली में, तो ये वाला पोर्शन जो है ऊपर से ओपन है। जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनके अंदर क्या होगा? एक तरह का कंजस्टेडनेस फील होगी।
यहां पर क्या है, इस शेल के अंदर कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने होने चाहिए, ये तो 2। आपने पढ़ा होगा ना के शेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, के शेल में होते हैं 2, एल में और एम में या तो 8 या 18, या तो 8 या 18। क्या इसमें 7 नहीं हो सकते, एल में 7 नहीं हो सकते? अरे आप लोगों ने फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं किया, तो फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने रखते हो आप लोग, 2,7 ही तो रखते हो, तो 7 आ सकते नहीं आ सकते? या ऐसा है कि 8 ही आएंगे? ऐसा तो नहीं है कि 8 ही आएंगे। तो आपने कितने रखे यहां पर, मिनिमम कितने रख सकते हैं हम, मिनिमम 1 रख सकते हैं, और मैक्सिमम, इस शेल में मैक्सिमम दिखाते हैं, इस शेल में सिर्फ 2 ही आएंगे। इस वाले शेल में कितने आते हैं मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम आते हैं 18, और अगर 18 से कम होंगे तो वो आपको 8 रखने पड़ेंगे, ठीक है। 18 से अगर कम रखने तो कितने रखेंगे, 8। ये नहीं कि आपने 9 रख दिए, 9 नहीं रख सकते। यहां पर कितने रखेंगे, 8 या 8 से कम। तो यहां पर मैंने कितने रखे, 8 या 8 से कम, और अगर 8 से ज्यादा होंगे तो कितने रखेंगे, डायरेक्ट 18 रखेंगे। यहां की अगर बात करूं तो लास्ट शेल में कितने दिख रहे हैं आपको, 1। अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी तभी होती है जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। कब होती है, जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। अब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने का मतलब या तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 या 8 या फिर 18। कितने होने चाहिए, 2, 8 या 18। लेकिन आप जिस लेवल पर पढ़ते हैं तो आपको यहां पर एक चीज पढ़नी पड़ती है, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन का आना। क्या मतलब होता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का आना। अब ये बताइए, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुझे लेकर आने, तो क्या करेगा ये, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो 8 बनेंगे। या फिर एक और काम कर सकता है कि अपनी लास्ट शेल को ही खो दे, अपनी लास्ट शेल की जो एबिलिटी है उसको ही खो दे, यानी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दे। तो इलेक्ट्रॉन जब वो निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बाहर आ जाएगा, और आपका जो सोडियम एटम है, सिर्फ सोडियम एटम की बात कर रहा हूं मैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने थे, 12 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए। अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टेबल कंडीशन की, तो ये क्या हुआ, इसने एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन यहां पर कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्या न्यूट्रॉन निकला, कितने रहेंगे ये, क्या इलेक्ट्रॉन निकला, कितने रह गए, प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं निकला ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर था। आपके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 10, और प्रोटॉन कितने, 11, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम पे चार्ज जो होता है वो कैसे निकालते हैं, वो आता है कि उस पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले एटम पे चार्ज कैलकुलेट करता हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने, एन लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन कितने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो मान लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो निगेटिव आइडेंटिटी से लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप निगेटिव मान रहे हैं, अभी के लिए आप इतना ही मानो। तो इसको मैंने क्या ले लिया, -11। अब इन दोनों को ऐड करिए आप, 11 - 11 तो कितना आएगा, तो एटम पे कितना चार्ज है, 0, ठीक है। कितना चार्ज है, 0। अगर मैं यहां की बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम के लिए आप देखिए यहां पर चार्ज कैलकुलेट करना है आपको इस वाले के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो करेंगे। अगर प्रोटॉन की तादाद पूछूं कितनी है और इलेक्ट्रॉन की -10, तो कितने हो जाएगा ये, 11 - 10 यानी कि 1। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1। तो सोडियम पे कितना चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया। तो ये चार्ज आना क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन को बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर एक एटम है, ये क्या है,
एटम, और ये यहां से लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस पर कौन बढ़ जाएगा? प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब उस पर जो चार्ज आएगा वो प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज होगा वो आएगा। तो प्रोटॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एटम होता है वो कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके निकले। दूसरी कंडीशन क्या है? एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। क्या किया उसने? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो उससे क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, भाई अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे मैं बात करता हूं क्लोरीन की, क्लोरीन अगर देखा जाए Cl, इस पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन की बात मत कीजिए, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाएगा। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन कितने होते हैं? अगर मैं क्या करता हूं, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखो क्लोरीन का कितना होगा? 2,8,7। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? होने कितने चाहिए? 8। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अगर मैं बात करता हूं Cl की, इलेक्ट्रॉन एक ले लिया तो कितना हो गए? 18, प्रोटॉन 17 ही रहे। अगर यहां पर चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज कैलकुलेट करिए वही फॉर्मूले से, प्रोटॉन प्लस ये चार्ज के बराबर है। तो चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन कितने हैं? 17, और इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कैसे लेंगे, तो माइनस की 18 लिख लीजिए। क्या हो जाएगा ये? 17 माइनस 18 माइनस 1। तो कितना चार्ज आ गया इस पर? तो क्लोरीन पे यहां कितना चार्ज आएगा? तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है इतना? इस सबको नोट कर लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है या आ रहा है उसकी वजह से चार्ज जितना आ रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो वैल्यू कैलकुलेटेड है, और वो वैल्यू कितनी होती है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू कूलम। किसने डिस्कवर किया था ये कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? ये कूलम ने ही किया था डिस्कवर, इसलिए इसकी यूनिट जो है उनके नाम पर ही रख गई है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम। इलेक्ट्रॉन में माइनस नहीं दिया, कोई बात नहीं, लिखिए इसको, लिखिए। लिख लिया? न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, चार्ज क्या होता है। पीछे दिख रहा है आप लोगों को? लिखिएगा, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आदिल लिखिए,
It is a fundamental quantity. It is a fundamental quantity. It has two type. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट हैज टू टाइप. इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकंड लिखिएगा, इट हैज टू टाइप. नहीं वो नहीं है, नहीं. इट हैज टू टाइप. दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव. तो लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब आता है पॉजिटिव चार्ज, लूज करने से इलेक्ट्रॉन के, और नेगेटिव चार्ज कब आता है जी. कुछ अब बोल रहे हैं, कुछ आवाज दी थी ना सर, ये बताइए. अच्छा बता रहे थे आप, सॉरी. या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, और गेन करने पर किस पर आएगा वो चार्ज, एटम पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर. किस पर, या किसी ऑब्जेक्ट पर. आप लोगों ने वो गेम किया होगा, हेयर को चार्ज करने वाला एक टॉल लेकर के. आप चार्ज जब तक मूव नहीं करेगा तो ट्रांसफर कैसे होगा एक जगह दूसरी जगह. ये पेन रखा हुआ है, ये चार्ज है. ये कौन सी बात है, मूव नहीं करता एक ही जगह घूमता. भाई डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा उसको. हम ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो या तो वो गेन करेगा या लूज करेगा, उसके लिए उसको मूव ही करना पड़ेगा. अभी इलेक्ट्रोस्टेट ऐसे टर्म यूज मत करिए जो आप लोगों ने कहीं पर सुन रखे हैं. ठीक है, जो पढ़ा रहा हूं उसी में से अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट हो तो आप उसमें से पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं. मैं आपको 50 टर्म लिख के दे दूंगा, लिख लो इस चीज को. इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट, क्या होगा उसका, अगर सुन रखा है तो उसका कोई यूज नहीं है. अभी आपके यही यूज है और यही काम में आएगा, तो आप उन्हीं टर्म पर बात कीजिए. कंफ्यूज हो जाते हैं और भी बच्चे, ये ऐसा क्या पता है उसको, क्यों मुझे नहीं पता है ना. तो ये मत करिए, नहीं नहीं ये नहीं करना, जादू मत करो. पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा. आप लोगों ने एक 9th क्लास में लॉ पढ़ा होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लॉ. पढ़ा है, क्या होता है वो, किस चीज को इंडिकेट करता है. एग्जैक्टली, बड़ी बड़ी, मतलब हर बॉडी लाती है बड़ी छोटी, लेकिन बड़ी होती है ज्यादा प्रभाव पड़ता है. व्हाई दीस टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट प्रपोजिंग द फोर्स ऑन वन ऑन अनदर. ज्यादा पास है. चलो अब क्यों लगा रहा, बहुत कम है सर ये डिस्टेंस, बहुत कम है. चलो एक अमेरिका में कोई पेन रखा होगा मान लिया हमने, और ये मेरा पेन है, डिस्टेंस बहुत बढ़ गई ना. मैं इसको छोड़ता हूं और अमेरिका वाला पेन और ये पेन आपस में दूसरे को फोर्स लगाने लगेंगे, नहीं लगेंगे. चलो मैंने फोन करके बता दिया उसको. ठीक है, तो जी बताइए. अच्छा नहीं, आप लोग दिमाग लगा रहे हैं, अच्छी बात है. ये जब तक आप सोचेंगे नहीं ना तब तक आपको चीजों के आंसर नहीं मिलेंगे. हाँ मैं बताता हूँ, वो जो आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए था. किसके लिए था, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो तभी लगता है जब बहुत ज्यादा का मतलब इतनी ज्यादा नहीं कि एक अर्थ के अंदर ही लगेगा. ये आप देखिएगा जब भी सैटेलाइट को ऊपर की तरफ भेजा जाता है तो वो एक डिस्टेंस को कवर करती है डिस्टेंस. जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, ऊपर जाकर के वो अगर कुछ टाइम के लिए रिवॉल्व कर रही है, जैसे आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम सुना होगा, तो वो रिवॉल्व कर रही है, तो क्यों कर पा रही है, आपने उसको एक बहुत ह्यूज डिस्टेंस के पास भेज दिया है. जब वो जाती चली जाएगी और आपको देखेगा कि इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां जाकर के आप इंजन को ऑफ कर दीजिए और आपका जो ऑब्जेक्ट यानी सैटेलाइट आपने जो भेजी है वो बिना इंजन के रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी. करेगी. सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट चारों तरफ घूमती है हटके या नहीं घूमती, तो वो कैसे घूमती है, इंजन में तेल डाल के भेजते हैं. 6 महीने तक कौन सा इंजन चलेगा रेगुलर, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं, फिजिक्स के लॉस का अप्लाई करते हैं, इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो वो क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स यहां भी लगता है
जैसे इन्होंने बताया ना, अब्दुल वहाब ने वो ठीक बताया है कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो ये कहां चला जाता है? नीचे की तरफ। यही हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो लग रहा है या कहीं और लग रहा है? अगर आपने रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजा, जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और वो एक ह्यूज डिस्टेंस पे चला गया, वहां जाकर मान लीजिए उसका फ्यूल खत्म हो गया, तो कहां जाएगा? लौट कर वापस आएगा? प्लेन है, प्लेन क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता प्लेन ऊपर ले जाकर के हम देखेंगे एक हाइट पर आ गया, मान लो कुछ हाइट पर हो रहा है प्लेन, आपने देखा कि इतनी हाइट पर आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑफ कर दो इंजन, क्या होगा? नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ गया? है ना? रॉकेट क्यों नहीं आया? रॉकेट को हमने ऊपर भेजा था, रॉकेट का भी तो फ्यूल खत्म हुआ होगा कभी ना कभी, वो क्यों नहीं आया नीचे? जी, वो एक रेंज से बाहर चला गया। जितनी रेंज तक वो फोर्स काम नहीं करता उससे बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर जाएगा वहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगी, और उस फील्ड के एग्जिस्टेंस के साथ साथ वो क्या करेगा? रोटेशन स्टार्ट कर देगा, उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये है अर्थ, इतने रेंज तक काम नहीं कर पा रहा, डिस्टेंस कम लग रही है। जैसे इससे बाहर चला गया, इस रीजन में आते ही सैटेलाइट क्या करेगी? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगी। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा था कि दो मासेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो मासेस के बीच में जब फोर्स लग रहा है, और मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालते हो आप? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हो। तो भाई चार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो भी किसी ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब वो फोर्स की ही स्टडी करेंगे हम, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब आपने मैग्नेट्स को चिपकाया होगा, मैग्नेट चिपकाते हैं आप, तो मैग्नेट चिपकाते देखते होंगे आपके, मैग्नेट एक साइड से तो क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है, और अगर आप उसको घुमाकर चिपकाते हैं तो वो क्या करती है? दूर हो जाती है। तो एक जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं इसको बोलते हैं अट्रैक्शन, और अगर दूर चले जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिपल्शन। तो जो चार्ज है हमारे पास कैसा चार्ज है? और तो अगर मैंने यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज को रखा तो ये चार्जेस कैसे हैं? सेम चार्ज है। किसका फोन बज रहा है? सो करो, म्यूट लगाओ उसको। एक ये है, दोनों चार्जेस कैसे हैं? लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्ज का मतलब जब भी लाइक चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं? रिपल्शन। और अगर मैं बात करता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? ये अनलाइक चार्जेस हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट करके ये दोनों बातें नोट कर लीजिए कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्शन, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये मत लिखिएगा, अभी पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। हाँ वो चल रहा है ना अभी। हाँ सर्कल, सॉरी, एरिया रिलेट टू सर्कल कर लिया होगा ये नोट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जैसे हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंबल बनाते हैं, इसी तरह चार्ज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्यू से किया जाता है। किससे किया जाता है? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। तो लिखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या तो कैपिटल क्यू या फिर
स्मॉल क्यू। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट of charge is, the SI unit of charge is coulomb। क्या यूनिट होती है? और इसको सी से दिखाते हैं, कूलम। लिख लिया ना, ये मिटा दूं? अब जो आपने देखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या कर रहा है, या तो अट्रैक्शन कर रहा है या फिर रिपल्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे सादिक ने बताया था कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को यहां रख दूं, मैं ड्रॉप भी कर देता हूं, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, पहली चीज। दूसरी ये कि इन दोनों पर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों को नीचे ले जाएगा, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करता हूं, आज का टॉपिक 2 पढ़ा दिया ना, कि चार्ज कैसे आता है, दूसरा चार्ज क्या होता है। तीसरी बात करेंगे, आपने यहां लिखा है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर इनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब क्या होता है जी? रिस्पॉन्स के लिए, अच्छा, यहां पर फोर्स अप्लाई होने के लिए उतना डिस्टेंस होना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाए। दूसरा ये कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम देखते हैं वो डिपेंड करती है हमारे मास पर भी। तो जितना ऑब्जेक्ट हमने लिया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F = G m1 अपॉन r स्क्वायर, तो मास पर भी डिपेंड करेगी और उन दोनों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगी। अगर आपने ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया है और उनके बीच में आपको फोर्स एक्सर्ट कराना है, तो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या होगा, आप थोड़ी सी दूरी पर ही भेजेंगे तो वो यहां पर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देगा। और अगर आपने छोटा ऑब्जेक्ट भेजा है, ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट का मतलब यहां की वैल्यू बहुत छोटी है, इसको बड़ा बनाने के लिए आपको डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपके डिपेंड करता है मास पर भी और उसी के साथ साथ उन दोनों के बीच की दूरी पर भी। एग्जैक्ट जैसे बताना हो तो ये फॉर्मूला बताता है हमें, आपने मास कितना ले रखा है, यहां पर अर्थ का मास डाल दो, ठीक है, वहां पर फोर्स कैसे निकलेगा उसके लिए डिस्टेंस निकल आएगी आपकी। दो ऑब्जेक्ट का मास यहां पर डाल के कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, या तो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन का मतलब क्या आता है समझ में आपके? जी, तो किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है यानी कि पुश या पुल, या दूर भगाना है, यानी पुश या पुल की बात कर रहे हैं, या तो खींचना है आपको या फिर दूर भगाना है। तो पुश और पुल आपने कहीं पर रिलेट किया होगा, यानी पुश और पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो यहां पर जब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो कभी पॉसिबल है, जब इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को निकालना आना चाहिए हमें, जो फोर्स यहां पर लग रहा है उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा था, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, यानी कि फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को निकालने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उसके लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूले की बात करते हैं, हैंड डालिएगा कूलम्स लॉ।
कूलम्स लॉ, इसके बारे में लिखिएगा। इट इज लॉ, द लॉ, सॉरी लिखिएगा द लॉ, या फिर लिखिएगा ऐसे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऐसे लिखिए। म्यूट कर लो भाई फोन, दिखाइएगा। कर रहा हूं, 4 बार कहूंगा यार मैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। हाँ, कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन से लिखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सर में दर्द हो रहा है भाई। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जाना है आपको, जाना है, बर्दाश्त कर लेंगी आप अभी 1 घंटे और। वेरी गुड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सफोकेशन तो नहीं हो रहा, गर्मी लग रही है, पी चली जाइए भाई, इनको जगह दीजिए थोड़ी सी। क्या लिखा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, सीधे बैठो सादे, सीधे, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल it is inversely proportional to the distance between these 2 charges. It is inversely proportional to the distance between these 2 charges. Between these 2 charges. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब आता है आपको, यानी अगर चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा मिलेगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब उनके बीच की दूरी ज्यादा हुई तो फोर्स कैसा मिलेगा, और अगर दूरी कम हुई तो फोर्स ज्यादा मिलेगा। मैंने आपको जो लिखाया है इंग्लिश में उसको मैथमेटिक्स में लिख रहा हूं यहां पर, समझ लीजिए क्या लिखा है। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ले लीजिए आप D, ठीक है। पहली लाइन पढ़िए आप लोगों ने क्या लिखी है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 इंटू, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट पढ़िए, यानी फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/d लिखा है, उसको स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर लिख लीजिए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वहां पर थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, जो आपने डिस्टेंस लिखा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर कर लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्ज के बीच की, d, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अपॉन, अब ये प्रोपोर्शनलिटी यहां रखा हुआ अच्छा नहीं लगता, जो प्रोपोर्शनलिटी है यहां रखी हुई अच्छी नहीं लगती, तो क्या करते हैं इसको हटाकर इक्वल टू का निशान लाते हैं, तो हम यहां लिखेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब कुछ बुक्स में आप दिखा हुआ देखोगे R स्क्वायर,
तो आपको आर और डी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में जो रखते हैं आप क्या रखते हैं, दोनों चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर रखते हैं, है ना। तो यहां पर ये फॉर्मूला लिख लीजिए पहले आप जी, ये लिखना है पूरा, कूलम्ब लॉ का है पार्ट। सर बस 2 बातें और लिखानी है। देखो यहां पर जो जो फॉर्मूले में चीजें आई हैं उनकी बात करते हैं। एफ आया है, के आया है, Q1 और Q2 आया है, और डी सिर्फ डी की बात करो, स्क्वायर नहीं। तो फोर्स एफ क्या है, फोर्स बिटवीन दी या फिर दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच का। ये के क्या है, इसको कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। Q1 Q2 क्या है, ये आपके चार्जेस हैं जिनके बीच का आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। दिख रहा है ये पीछे, नोट कीजिए जल्दी। जैसे आप लोगों ने कैपिटल जी की वैल्यू याद की होगी, वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ऐसे ही मैं एक वैल्यू और आपको याद करा रहा हूं, और वो वैल्यू है के की, और के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, वहां पर मास था तो केजी स्क्वायर आया था, यहां पर चार्ज है तो क्या आएगा, कूलम स्क्वायर। लिखा जी। आपके ये पोलम वाला कूलम नहीं है, वो देखा है आप लोगों ने, एक यूट्यूब चैनल है उस पर जय महाकाल के नाम से, नहीं देखा। उसमें एक टीचर है, पढ़ाते पढ़ाते उनको गुस्सा आ जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10,000 लाइक चाहिए, ठोको लाइक ठोको, वो अलग ही कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिए।